हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी जो पेपर फर्स्ट है आपका स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, इसके आज हम लोग 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। कितने? 20 शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं और इससे पहले मैं आपको 41 क्वेश्चंस करा चुका हूं। आज के इस क्लास में हम मोस्टली जो आपके टॉपिक्स हैं उनका सिर्फ अर्थ परिभाषा जानेंगे। फटाफट से उनको रिवाइज करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो सिर्फ इतना जान लें कि आज से पहले हमने 41 क्वेश्चन का कलेक्शन हमने अपलोड किया है। मैराथन क्लास पेपर 1 की पूरी अपलोड की है 2.5 घंटे की। और इतना अगर आप कर लेते हैं, ये 41 क्वेश्चन हमारे जो पार्ट्स में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, और अगर मैराथन कर लेते हैं डेफिनेटली बहुत अच्छा आप कर पाएंगे एग्जाम में। तो चलिए आज के जो 20 क्वेश्चन हैं इनको समझते हैं और आपको बताते चलें कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपने अभी तक नोट्स ना लिए हो तो ये नंबर है हमारा 9628182649। यहाँ पे मैसेज करके डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जो 20 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं उनमें हम पहला हमारा नेतृत्व का अर्थ परिभाषा होगा, दूसरा शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ परिभाषा होगा, तीसरा क्वेश्चन नैतिकता क्या है इसको समझेंगे, चौथा क्वेश्चन शैक्षिक प्रबंधन क्या है इसको समझेंगे, नियोजन का अर्थ परिभाषा समझेंगे, संगठन का अर्थ और परिभाषा समझेंगे, 7 नंबर नियंत्रण का अर्थ परिभाषा समझेंगे, संप्रेषण का अर्थ परिभाषा समझेंगे, स्कूल का अर्थ और परिभाषा समझेंगे। ये अर्थ और परिभाषा हम आपको इसलिए रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये अर्थ और परिभाषा आप किसी भी लॉन्ग में लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट में भी अगर पूछता है तो आप इसको लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा समझेंगे, फिर प्रधानाध्यापक का क्या अर्थ है और उसकी क्या परिभाषाएं हैं, संतुलित आहार का क्या अर्थ और परिभाषाएं हैं, मध्याह्न भोजन योजना की क्या कार्य प्रणाली है वो हम समझेंगे, मध्याह्न भोजन योजना के मानक क्या हैं उनको समझेंगे, शैक्षिक प्रशासन के केंद्रीयकरण के नियम क्या हैं उनको समझेंगे, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषताएं होती हैं उनको समझेंगे, पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका है। आगे बढ़ेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे, प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा अध्यापक मूल्यांकन पर टिप्पणी लिखिए, या अध्यापक मूल्यांकन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप यही कंटेंट लिखेंगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। नेतृत्व का अर्थ क्या है? देखिए ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं तो हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। नेतृत्व में नेता अपने सहयोगियों के व्यवहार को परिवर्तित करता है। जो नेता होता है उसके जो सहयोगी होते हैं वो उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम करता है। शाब्दिक दृष्टि से नेता शब्द का अर्थ होता है नियतया अनेन, अर्थात जो दूसरों को ले जाने की क्षमता रखे। भाई अगर आप किसी भी ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं तो आप आगे आगे चलेंगे, आपका जो समूह है वो आपको फॉलो करेगा, तो जाहिर सी बात है कि आप उनको ले जाने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार नेता वो व्यक्ति है जो स्वयं आदर्श रूप होकर के दूसरों को भी आदर्श की ओर ले जाने का काम करता है। नेता को अंग्रेजी में लीडर कहा जाता है। लीडर शब्द का अर्थ है जो अग्रसर करता है, वन हु लीड्स, जो रास्ता दिखाता है, जो पथ प्रदर्शक होता है। अतः लीडर शब्द भी मार्ग प्रदर्शक, नायक, अग्रसर करने वाला, नेता, नेतृत्व करने वाला आदि अर्थों को प्रकट करता है। अतः जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए या जिसमें आदर्श व्यवहार की क्षमता हो वो नेता कहलाता है। जो आदर्श व्यवहार करे वो क्या है? नेता है, ठीक है। अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए, पथ प्रदर्शन करे, वन हु लीड्स, जिसमें आदर्श व्यवहार की क्षमता हो वो नेता होता है। इस प्रकार नेतृत्व एक प्रकार का व्यवहार ही है। यह व्यवहार अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को अधिकतर प्रभावित करता है और यह व्यवहार नेता में ही पाया भी जाता है। अब इसकी परिभाषाओं पर बात करेंगे। कुंटज एवं ओडोनिल कहते हैं कि नेतृत्व किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संदेश के द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की एक योग्यता है। नेतृत्व जो है वो किसी लक्ष्य की प्राप्ति, भाई हमारा जो ग्रुप होता है, कोई भी ग्रुप किस लिए क्रिएट किया जाता है? उसके पीछे कोई एक लक्ष्य होता है, कोई उद्देश्य होता है। फिर काम क्या किया जाता है? उस ग्रुप, वो जो ग्रुप है और उसका जो नेतृत्व कर रहा है वो उस लक्ष्य को पाने की योजना बनाते हैं, कोशिश करते हैं। उसके लिए वो जो मैसेज देता है अपने ग्रुप को उससे प्रभावित करता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाता है और उस लक्ष्य को प्राप्ति में वो सफल भी होते हैं। कॉटस और काहन का कहना है कि नेतृत्व एक प्रभाव है जिसमें जो भी व्यक्ति नेता की स्थिति पर विराजमान है, जो नेता है वो अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने का काम करता है। नेतृत्व का अर्थ और परिभाषा हमने समझ लिया। दूसरा क्वेश्चन है
शैक्षिक नेतृत्व क्या है और परिभाषा क्या है? देखिए नेतृत्व अलग है। नेतृत्व हम कहीं भी कर सकते हैं, नेता कोई भी हो सकता है, लेकिन शैक्षिक नेतृत्व का मतलब होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो नेतृत्व किया जाता है वो शैक्षिक नेतृत्व कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में निदेशक, उपनिदेशक, विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष और कुछ वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशासक के रूप में ही अपने उत्तरदायित्वों को निभाना पड़ता है। इन प्रशासकों को ही शिक्षा क्षेत्र में नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा तथा विद्यालय संबंधी अनेक समस्याओं को विधिवत ज्ञान होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा और विद्यालय संबंधी जो अनेक समस्याएं होती हैं उनका विधिवत ज्ञान भी होना चाहिए, तभी वो उचित रूप में जो है नेतृत्व का उत्तरदायित्व निर्वहन कर पाएगा। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, शिक्षक व्यवहार, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि का प्रशासकों को सम्यक ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उचित निर्देशन कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं। शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ व्यक्ति या नेता के उस व्यवहार से होता है जो दूसरों का आदर्श हो तथा पथ प्रदर्शन करे, परामर्श प्रदान करे, सलाह दे एवं समूह को स्वेच्छापूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी काम करे। बोल्स के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? बोल्स के अकॉर्डिंग कहा गया है शैक्षिक नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसके नेता अपने समूह का निर्देशन करने में पहल करता है। जैकब जेटजल के अकॉर्डिंग कहा गया है शैक्षिक नेता वह नेता है जो शैक्षिक प्रणाली में नवीन संरचना की पहल करे, एक नई जो है संरचना को क्रिएट करे, पहल करे उसकी, तो वो क्या है? शैक्षिक नेतृत्व में के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे। किसी भी शिक्षण संस्थान में शैक्षिक नेतृत्व अपने फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों के लिए आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत होता है। उसका चरित्र, व्यक्तित्व, कार्यशैली, व्यवहार, मूल्य, आदर्श सभी उसे अपने अनुयायियों के बीच क्या करते हैं? महान बनाते हैं। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में? आपके प्रधानाध्यापक हो सकते हैं, आपके क्लास टीचर हो सकते हैं, या आपके और भी जो भी HOD हैं, जो भी मत कहने का मतलब है टीचर ही, विद्यालय है ना तो उसमें कोई टीचर ही होगा जो आपका जो नेतृत्व कर रहा होगा शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसको हर तरीके की जानकारी होनी चाहिए, है ना। उसका आदर्श, उसका व्यवहार, उसकी कार्यशैली, उसका व्यक्तित्व क्या है? उन सबको उसको महान बनाता है सब व्यक्तियों के बीच में। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति का जनतांत्रिक युक्त और सहकर्मियों से हृदय को सर्वांग रूप में जीतने वाला, हृदय को पूर्ण रूप से जीतने वाला व्यवहार जो व्यक्तिक और अर्जित गुणों पर आधारित होता है वही शैक्षिक नेतृत्व कहा जाता है। आपने शैक्षिक नेतृत्व को समझ लिया, नेतृत्व को समझ लिया। नैतिकता क्या है इसकी बात करते हैं। नैतिकता में उन सिद्धांतों का समावेश होता है जिससे मनुष्य ईमानदारी, सहयोग, न्याय, सहिष्णुता आदि अनेक गुणों को अपना करके जीवन यापन करता है। इस प्रकार नैतिकता मनुष्य द्वारा उसके साथियों के प्रति व्यवहार का एक चित्रण करता है और नैतिक व्यवहार अनिवार्य रूप में बाहरी होते हैं। हर्बर्ट के अकॉर्डिंग समग्र रूप में नैतिक शिक्षा शिक्षा से अलग नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं जो नैतिक शिक्षा है वो शिक्षा से अलग नहीं है। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, मेरे लिए नैतिकता, सदाचार और धर्म एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। नैतिकता के आधारभूत सिद्धांत सब धर्मों में समान हैं। इनको बालकों को निश्चित रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। विशेष में क्या लिखा है? इस विशेष में ये लिखा है कि विद्यालय जो है वो समाज का एक लघु रूप है, विद्यालय जो है समाज का छोटा रूप है। विद्यालय में नैतिकता, नीति संबंधी ज्ञान और नैतिक सिद्धांतों तथा मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और शिक्षा का उद्देश्य बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास करना प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो ये आपने नैतिकता समझा कि नैतिकता क्या होता है, उसके अर्थ और परिभाषा को आपने समझ लिया। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा क्या होता है देखिएगा। शैक्षिक प्रबंधन जो कॉन्सेप्ट है ये दो शब्दों के योग से बना है। कौन कौन? शैक्षिक और प्रबंधन। इसमें शैक्षिक से तात्पर्य शिक्षा से संबंधित है। शैक्षिक से क्या तात्पर्य है? शैक्षिक का मतलब है शिक्षा से संबंधित। इसमें शिक्षा से जुड़े हुए भौतिक एवं मानवीय सभी प्रकार के घटक आ जाते हैं और प्रबंधन से तात्पर्य पहले से निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संस्था के कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत और सामूहिक जो प्रयास होते हैं उनके नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित है। शैक्षिक प्रबंधन से तात्पर्य शिक्षा से जुड़े हुए सभी पहलुओं की व्यवस्था या प्रबंधन एवं
कार्य करने की कला से होता है। शैक्षिक प्रबंधन से क्या तात्पर्य होता है? शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं उनकी जो व्यवस्था की जाती है या उनका जो मैनेजमेंट किया जाता है या उनका जो कार्य, जो भी कार्य प्रणाली उसकी है, वही एक कला जो होती है पर शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आती है। शैक्षिक प्रबंधन में योजना, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय इत्यादि प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। शैक्षिक प्रबंधन एक विशिष्ट क्रिया है। विद्यालय के कर्मियों तथा विद्यालय संस्था के संचालन के लिए शैक्षिक प्रबंधन का होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन की प्रक्रिया शैक्षिक प्रबंधन कहलाती है, सीधी सी बात है। कुंटज के अकॉर्डिंग कहा गया कि औपचारिक समूहों में संगठित लोगों से काम कराने की कला का नाम ही प्रबंधन है। व्यक्तियों से काम लेने को प्रबंधन कहते हैं। व्यक्तियों से काम लेने के लिए आपको एक मैनेजमेंट तैयार करना पड़ता है, वही आपका प्रबंधन कहलाता है। स्टेन लेवेंस के अकॉर्डिंग कहा गया है प्रबंधन सामान्य रूप से निर्णय लेने एवं मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की विधि से होता है, जिससे पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति भी की जा सके। ठीक है, आगे बढ़ें तो ये आपने शैक्षिक प्रबंधन समझ लिया कि शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है। नियोजन क्या होता है? प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग एंड इसकी डिफिनेशन क्या है उसको समझते हैं। नियोजन का अर्थ क्या है? देखिए, नियोजन से अभिप्राय होता है एक सुनिश्चित योजना रूपरेखा से। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के हम लोग जो प्लानिंग करते हैं उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? योजना तैयार करना। ठीक है, तो एक सुनिश्चित योजना की रूपरेखा जिसके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। हमारा जो भी उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है बीएड में 90% आना, तो उसके लिए हमने क्या किया? एक योजना बनाई है ना। उस योजना के तहत अगर हम काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और राइटिंग स्पीड भी अपनी इंक्रीज कर रहे हैं, राइटिंग पर भी फोकस है, सारी चीजें समझ रहे हैं, तो हमारी प्लानिंग है, हमने प्लान तैयार कर रखा कि हमें ऐसे ऐसे पढ़ना है। कार्यप्रणाली को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाया जा सके और फिर आप जो भी प्लानिंग तैयार किए हैं उसमें कोई बाधा नहीं आने दे रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उस पर काम कर रहे हैं। सहयोगी व्यक्तियों एवं परिस्थितियों का लाभ उठाया जा सके और सहायक सामग्री जो भी आपकी है और उपलब्ध वस्तुओं का समुचित उपयोग किया जा सके, यही तो प्लानिंग है। यह प्रगतिशील प्रक्रिया है जो वर्तमान के साथ भविष्य को भी देखती है। वर्तमान के साथ भविष्य, हम कोई भी प्लान तैयार करते हैं तो उसमें वर्तमान पर तो फोकस होता ही है, हम भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए प्लान को तैयार करते हैं। जैसा कि जॉन मिलर कहते हैं, नियोजन यानी किसी काम को करने के लिए बुद्धिपूर्वक तैयारी, अर्थात कार्य को कब और कैसे संपादित किया जाए, वही तो प्लानिंग है। कुंटज और ओडोनिल कहते हैं कि नियोजन एक मानसिक क्रिया है। यह एक विशेष तरीके से कार्य करने का सचेतन निश्चयात्मक प्रयास होता है। आपने नियोजन समझा, आगे बढ़ेंगे। संगठन क्या है? संगठन को समझते हैं। संगठन से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जो प्रशासन के द्वारा भौतिक और मानवीय साधनों को जुटाने के लिए की जाती है। भौतिक और मानवीय साधनों को जुटाने के लिए की जाती है, वही संगठन व्यवस्था है। संगठन प्रशासन का एक द्वितीय आधारभूत कार्य है। यह कार्य दो रूपों में किया जाता है। संगठन में हमारे मानवीय संगठन तो होते ही हैं, दूसरे भौतिक भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रथम, जैसे मानवीय संगठन में आपके शिक्षक आ गए, कर्मचारीगण आ गए, शिक्षा समितियां, छात्रगण और अन्य संबंधित मानवीय तत्व उसमें सम्मिलित रहते हैं। दूसरे आपके भौतिक संगठन में भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान और अन्य शैक्षिक सहायक सामग्री भी इसमें सम्मिलित रहती है। संगठन, इन दोनों तत्वों में संगठन जो है, जो भी संगठन तैयार किया जाता है वो चाहे मानवीय हो या भौतिक हो, इन दोनों में, दोनों तत्वों में जो संगठन होता है वो सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है और इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उद्देश्य प्राप्ति में कोई असुविधा ना हो। यह व्यवस्था औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में संभव होती है। मैकफॉर्लैंड के अकॉर्डिंग कहा गया है, मनुष्यों का एक पहचान समूह जो अपने प्रयत्नों को उद्देश्य प्राप्ति में लगाता है, संगठन कहलाता है। डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी के अनुसार संगठन कार्य करने की एक मशीन है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्था करने से संबंधित है ताकि समग्र कार्यक्रम का संचालन किया जा सके। आपने क्या समझा? आपने संगठन को समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियंत्रण क्या है इसको समझते हैं। नियंत्रण का अर्थ और परिभाषा क्या है? नियंत्रण से कंट्रोल, नियंत्रण मतलब कंट्रोल। नियंत्रण से अभिप्राय उस शक्ति से, उस पावर से है जो प्रशासन संबंधी कार्यप्रणालियों, गतिविधियों, कार्यों और योजनाओं को अपने वश में रखती है। प्रशासन यह जानने का प्रयत्न करता है कि संगठन का कार्य योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं, और यदि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। नियंत्रण शक्ति के बिना सबका हित संभव नहीं है और कार्य सफलता में भी संदिग्ध रहती है। कार्य में सफलता नहीं मिलती है जब तक कि फुल कंट्रोल नहीं है। शैक्षिक क्षेत्र में मानवीय और भौतिक दोनों प्रकार के साधनों के नियंत्रण के अभाव में
शिक्षा दिशाहीन हो सकती है, यानी कि लक्ष्यहीन हो सकती है। तो इस प्रकार किसी संस्था की गतिविधियों उन्नति हेतु कार्य और कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता का मापन नियंत्रण की प्रक्रिया द्वारा ही संभव हो पाता है। नियंत्रण द्वारा किसी भी व्यक्ति के अनुचित व्यवहार को रोका भी जा सकता है। अगर आपकी कंट्रोलिंग है तो आप किसी को अगर अनुचित व्यवहार कर रहा है, आप उस पर लगाम भी लगा सकते हैं। मैरी कशिंग नील्स के अकॉर्डिंग कहा गया है, नियंत्रण संगठन की निर्देशित क्रियाओं, निश्चित उद्देश्यों अथवा एक समूह के प्रति एक संतुलन भी बनाना है। जेबी सीयर्स का मत है, कोई भी जब तक संबंधित व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा लक्ष्यों पर भली प्रकार नियंत्रण न कर ले, तब तक वह किसी क्रिया के संबंध में निर्देशन भी नहीं दे सकता है। सो कंट्रोलिंग भी बहुत आवश्यक है, नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है। आपने नियंत्रण का अर्थ और इसकी परिभाषाएं भी समझी। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, शब्दों को पकड़ते हुए चलिए। संप्रेषण का क्या अर्थ है? व्हाट इज कम्युनिकेशन? इसका परिभाषा लिखिएगा। संप्रेषण का अर्थ है, देखिए संप्रेषण यानी कि संचार, अंग्रेजी भाषा के शब्द कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बात करना, यानी कि टू मेक कॉमन। इस प्रकार कम्युनिकेशन का उपयोग व्यक्ति के सामान्य अनुभवों के लिए किया जाता है। इसमें विविध व्यक्तियों और वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है और कम से कम दो व्यक्तियों में संबंध भी स्थापित हो पाता है। सूचना, विचार या संदेश भेजने का कार्य एक पक्षीय न होकर के द्विपक्षीय या बहुपक्षीय होता है। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे तो अपने आप को तो देंगे नहीं, किसी दूसरे को देंगे, सामने वाले को। कोई दूसरा अकेला भी हो सकता है या फिर कई सारे भी हो सकते हैं, तो इसलिए द्विपक्षीय या फिर बहुपक्षीय होती है। मैकफॉर्लैंड कहते हैं कि मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया ही संप्रेषण कहलाती है। न्यूमैन और सामर कहते हैं संप्रेषण तथ्यों, विचारों, मतों या भावनाओं का दो या दो से अधिक व्यक्तियों में एक विनिमय है। ठीक है, तो आपने संप्रेषण समझा। आगे बढ़ेंगे, स्कूल क्या है? स्कूल का अर्थ और परिभाषा लिखिएगा। देखिए, समझते हैं स्कूल को। स्कूल शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द स्कूले से हुई है। इस शब्द का अर्थ है अवकाश, यानी कि लेजर। प्राचीन यूनान में इन अवकाश के स्थानों को ही स्कूल के नाम से जाना जाता था। ऐसा लगता है कि उस युग में अवकाश काल को ही आत्म विकास समझा जाता था, यानी कि अवकाश काल जो खाली समय होता था, है ना, वो उसमें आदमी क्या करता था? सेल्फ डेवलपमेंट करता था, आत्म विकास, जिसका अभ्यास अवकाश अथवा शिक्षा है। धीरे धीरे ये अवकाशालय ऐसे स्थान बन गए, अवकाशालय मतलब जो खाली स्थान हुआ करते थे, खाली समय, ऐसे स्थान बन गए जहां पर शिक्षक किसी निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय के भीतर समाप्त करने लग गए। अवकाश, इसको डिटेल में हमने टॉपिक वाइज समझाया है। देखिए, अवकाश, लेजर, स्थान जहां एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय को खेलकूद, व्यायाम एवं युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे। धीरे धीरे दर्शन और उच्च कक्षाओं के स्कूलों में ये बदल गए। एकेडमी के सुंदर उद्योगों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से स्कूलों का विकास हुआ। J.M. रॉस कहते हैं, स्कूल वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में भी सहायता मिल सके। वहीं पर जॉन डीवी कहते हैं, स्कूल एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित की दृष्टि से उसी विशिष्ट क्रियाओं अथवा व्यवसायों की शिक्षा भी दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये स्कूल का अर्थ और परिभाषा हो गया। विद्यालय वातावरण क्या होता है? विद्यालय वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा समझते हैं। स्कूल वातावरण के लिए इसका पर्यायवाची शब्द पर्यावरण का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए, वातावरण के लिए पर्यावरण का भी प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि और आवरण, अर्थात परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आप सब जानते हैं। आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ या घेरने वाला। इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण वो वस्तु होती है जो व्यक्ति को चेतन या अचेतन रूप में चारों ओर से ढके या घेरे हुए है। मानव विकास में स्कूल पर्यावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव विकास में स्कूल पर्यावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। अनुकूल वातावरण में व्यक्ति का स्वाभाविक विकास होता है और जब प्रतिकूल एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, तो उसमें उसका विकास थोड़ा कुंठित हो जाता है, पूरी तरीके से नहीं हो पाता। इस प्रकार सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वातावरण के अंतर्गत वे सभी तत्व सम्मिलित किए जा सकते हैं जो व्यक्ति के जीवन, गर्भाधान से मृत्यु तक उसके व्यवहार और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। इसी कारण मनोवैज्ञानिक इसे सामाजिक वंशानुक्रम नाम भी देते हैं। वातावरण के तत्वों के अंतर्गत वे सभी भौतिक
और मनोवैज्ञानिक उद्दीपन आते हैं, जिससे प्राणी गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत प्रभावित होता रहता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक पर्यावरण का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। परिस्थितियां, ऊर्जा परिवर्तन, वस्तुएं और घटनाएं, वैद्युत झटका और ध्वनि तरंगें, अध्यापक नियंत्रण, मित्रों की प्रार्थना आदि ऐसे तत्व हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार वह सब कुछ वातावरण है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। जे.एस. रॉस कहते हैं वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करने का काम करती है। वहीं पर पी जिसबर्ट कहते हैं कि वातावरण वो सब कुछ है जो किसी वस्तु के चारों ओर से घेरे रहता है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव भी डालता है। विद्यालय पर्यावरण संकल्पना में इस मान्यता है कि जिस तरह व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है और उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति किसी न किसी प्रकार प्रभावित होता है, ठीक उसी प्रकार विद्यालय का भी व्यक्तित्व होता है और विद्यालय के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति या बालक को वह प्रभावित करने का भी काम करता है। इस अनुभूति को विद्यालय का वायुमंडल, विद्यालय का टोन, विद्यालय व्यक्तित्व तथा विद्यालय पर्यावरण कहा गया है। विद्यालय पर्यावरण को समझने के लिए विद्यालय को एक सामाजिक संगठन की तरह देखना होगा। विद्यालय संगठन में मुख्य रूप से नेतृत्व यानी कि प्रधानाध्यापक और कार्य समूह, शिक्षक और विद्यार्थी कार्यरत रहते हैं। ब्लूम ने इनकी कार्यकारी दशाओं को संगठनात्मक पर्यावरण कहा है। तो इस तरीके से आपने विद्यालय पर्यावरण का अर्थ और परिभाषाओं को भी समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि शैक्षिक प्रशासन का क्या अर्थ होता है। शैक्षिक प्रशासन को समझाइए। शैक्षिक प्रशासन दो शब्दों शिक्षा और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के योग से बना है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है और जो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना हुआ है। एडुकेटम शब्द ई और डूको शब्द के योग से बना है। वहीं पर ई का अर्थ होता है अंदर से, डूको का अर्थ होता है बाहर की ओर या आगे बढ़ना या अग्रसर करना। इस प्रकार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर निकालना। प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना, सेवा करना या निर्देशन देना। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है सेवा करना। इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन का शाब्दिक अर्थ दूसरों की सेवा करना या अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला है। शिक्षा और प्रशासन का संबंध मुख्यतः शिक्षा एवं प्रक्रिया से ही होता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में संगठन जिस ढांचे को खड़ा करता है, शैक्षिक प्रशासन उसे क्रियान्वित करने में सहायता देता है जिससे से अधिक शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यहाँ पर बेल्फुल ग्राहम कहते हैं कि शिक्षा प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों के द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना है। शिक्षा प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों के द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना है जिससे वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। जो भी उनकी ट्रेनिंग है उससे वो सबसे बेस्ट आउटपुट ले सकें। फॉक्स, विस्ट और रफनल कहते हैं शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या समझा? आपने शैक्षिक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा समझ लिया। अब बात करते हैं प्रधानाध्यापक का अर्थ और परिभाषा क्या होती है। देखिएगा, प्रधानाध्यापक के अर्थ और परिभाषा को समझते हैं। प्रधानाध्यापक को शैक्षिक प्रक्रिया की धुरी माना जाता है। जो भी टीचिंग प्रोसेस चलता है, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है, उसकी धुरी कौन है? प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक विद्यालय का नेता होता है और उसका स्थान सबसे प्रमुख होता है। यह विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन का मुख्य घटक होता है। विद्यालय का प्रशासन प्रधानाध्यापक की योग्यता पर निर्भर करता है। प्रधानाध्यापक अपने कुशल व्यक्तित्व, नेतृत्व, योग्यता और अनुभव पर विद्यालय को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकता है। यदि उसके पास उचित व्यक्तित्व है, उसका नेतृत्व अच्छा है, योग्यता उसके पास भरपूर है, तो वो विद्यालय को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। प्रधानाध्यापक विद्यालय के बाहरी और आंतरिक प्रशासन के बीच की एक कड़ी होता है। विद्यालय प्रशासन में उसका स्थान निर्देशक, पर्यवेक्षक, पथ प्रदर्शक, निरीक्षक और अच्छे परामर्शदाता के रूप में होता है। पीसी रेन कहते हैं एक घड़ी में जो स्थान बड़े स्प्रिंग का होता है, मशीन में जो स्थान फ्लाई व्हील का होता है अथवा जहाज में जो स्थान इंजन का होता है, वही स्थान विद्यालय में प्रधानाध्यापक का होता है।
डॉक्टर जसवंत सिंह कहते हैं विद्यालय का प्रधानाध्यापक शैक्षणिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। एक प्रभावशाली नेता के रूप में उसी की योग्यता पर ही विद्यालय पद्धति की सफलता निर्भर करती है। तो ये अपने प्रधानाध्यापक का अर्थ और परिभाषा समझ लिया। अब बात करते हैं संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार का अर्थ और परिभाषा समझते हैं। वह भोजन जो शरीर में ऊर्जादायक, वृद्धिकारक, क्षतिपूरक होता है उस और भोजन में उचित मात्रा में उपलब्ध हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, जल, वसा आदि। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग कहा गया है संतुलित आहार वो आहार है जो शरीर की वृद्धि, विकास कार्य और स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आवश्यक तत्वों को सम्मिलित करने का काम करता है, जो कि उसमें मात्रा और गुणों में संतुलित रूप में पाए जाते हैं। संतुलित आहार वो है जिसमें सभी आहार वर्ग जैसे ऊर्जा देने वाला आहार, शरीर संवर्धन करने वाला और सुरक्षात्मक आहार उचित परिमाण में हो, जिससे कि सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकें। यह हमारा संतुलित आहार होता है। अब हमारा क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन योजना की कार्य प्रणाली क्या होती है, उसको समझेंगे। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए इसको हमने डाला है। मध्याह्न भोजन योजना की कार्य प्रणाली आपसे पूछ सकता है, समझते हैं। देखिए, सन 2007 में इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान SSA के साथ जोड़ दिया गया था। तब से आज तक केंद्र सरकार जो भी और जिस प्रकार की भी सहायता इस योजना को चलाने के लिए करती है उसे सीधे प्रांतीय सरकारों की सर्व शिक्षा अभियान समितियों को भेजती है, और ये समितियां पूरे प्रांत में इस योजना को जिला स्तरीय समिति, म्यूनिसिपल समिति, मंडल समिति और ग्राम पंचायतों के द्वारा सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में चलाती हैं। ये समितियां अपने अपने क्षेत्र में इस योजना के संचालन की निगरानी भी करती हैं। जहां तक स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था का प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में ये भोजन सामान्यतः स्कूलों में तैयार किया जाता है। कहाँ? स्कूलों में। और बड़े कस्बों एवं नगरीय क्षेत्रों में सामान्यतः भोजन सप्लाई करने वाले ठेकेदारों द्वारा सप्लाई किया जाता है। सरकारी दावे के अनुसार प्राथमिक स्कूल कक्षा 1 से 5 तक के जो स्कूल होते हैं कि प्रत्येक बच्चे को प्रति स्कूल दिवस 100 ग्राम अनाज और दाल, सब्जी, खाद्य तेल और मसाले दिए जा रहे हैं। और उच्च प्राथमिक स्कूल कक्षा 6 से 8 तक के प्रत्येक बच्चे के प्रति स्कूल दिवस 150 ग्राम अनाज और दाल, सब्जी, खाद्य तेल और मसाले दिए जा रहे हैं। ये एक छोटी सी कार्यप्रणाली हमारी मध्याह्न भोजन योजना की है। मध्याह्न भोजन योजना जो है इसके मानक क्या है, इनकी बात करते हैं। मध्याह्न भोजन योजना के मानक निम्न हैं। नंबर 1 तो स्वास्थ्यवर्धक और गर्म भोजन प्रत्येक छात्र को उपलब्ध कराना चाहिए, ये इसका एक मानक है। प्रत्येक दिन के भोजन में परिवर्तन होना चाहिए। भोजन में प्रयोग आने वाले बर्तन पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। प्रत्येक स्कूल में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। भोजन सामग्री रखने और भोजन पकाने के लिए उचित स्थान भी उपलब्ध होना चाहिए। भोजन सामग्री और तैयार भोजन की पौष्टिकता का निरंतर निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। ये कुछ मानक होते हैं मध्याह्न भोजन योजना के। शैक्षिक प्रशासन के केंद्रीकरण के नियमों के गुण क्या होते हैं उनको समझाइएगा। शैक्षिक प्रशासन के केंद्रीकरण के नियम के गुण देखिए। केंद्रीकृत शैक्षिक प्रशासन के द्वारा उसके समस्त शैक्षिक कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में पूर्णतः समन्वय स्थापित रहता है। इस प्रकार का शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के अंतर्गत वांछित परिवर्तन लाने में समर्थ होता है। राष्ट्र को सामान्य प्रकार के शिक्षा प्रशासन के स्वरूप के आधार पर एकता के सूत्र में लाने में सहायक होता है। प्रत्येक मनुष्य को शैक्षिक उन्नति के समान अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षा संबंधी अनुसंधानों में पर्याप्त सुविधा होती है क्योंकि सभी सूचनाएं और आंकड़े एक ही सतह से प्राप्त हो जाते हैं। शिक्षा प्रशासन संबंधी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सफलता रहती है और समय और धन की भी बचत होती है। तो ये हमारे शैक्षिक प्रशासन के जो नियम होते हैं केंद्रीकरण के, उनके कुछ गुण थे जिनको हमने समझा। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषताएं होती हैं उनको समझते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन सब क्रियाओं का संयोजन किया। देखिए अब यहाँ पे समझाने का टाइम नहीं है इसलिए हम फास्ट इसको आपको बस समझा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन सब क्रियाओं का संयोजन किया जाता है जिनका प्रयोग स्कूल, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्यप्रद विद्यालय जीवन और विद्यार्थियों एवं अन्य विद्यालय कर्मचारियों के साथ
स्वास्थ्य की देखरेख के लिए किया जाता है। समझिए इसको। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन सब क्रियाओं का संयोजन किया जाता है जिनका प्रयोग स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्यप्रद विद्यालय जीवन और विद्यार्थियों एवं अन्य विद्यालय कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए किया जाता है। ये एक गतिशील कार्यक्रम होता है। इसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे नंबर 1, स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। प्रत्येक स्तर पर सामान्य शिक्षा के एक अंग के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। ये इसकी विशेषता है। संपूर्ण कार्यक्रम संचालन के लिए योग्य, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षा शास्त्रियों एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की आवश्यकता होती है ताकि मिलजुल कर उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। अपेक्षित व्यक्तियों को और सामग्री हेतु विशेष धन की आवश्यकता होती है। धन और सामग्री के अभाव में उद्देश्य प्राप्ति असंभव है। विद्यालय को इनकी पूर्ति करना आवश्यक है, तभी कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाया जा सकता है। स्वास्थ्य के संदर्भ में शोध, खोज और अनुभव से व्यक्ति की योग्यता का विकास होता है। स्वास्थ्य शिक्षा हर काल एवं और आयु वर्ग एवं स्तर के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आवश्यक है। ये हमने क्या समझा? विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम जो होता है उसकी कुछ विशेषताएं थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है। समझिए, पर्यवेक्षण प्रशासन की सहायक प्रणाली है। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होता है कि जो कार्यक्रम और क्रियाएं उसके द्वारा प्रारंभ की गई हैं और जिनका कार्यभार अधीनस्थ शिक्षकों को सौंपा गया है, उनका संचालन सुचारू रूप से हो रहा है अथवा नहीं। यदि कार्य सही डायरेक्शन में दिशानुसार नहीं हो रहा है तो उनमें सुधार किया जाना अपेक्षित है। अतः समस्या का निदान और उनका समाधान उपचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार पर्यवेक्षण में प्रधानाध्यापक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रोफेसर रायबर्न कहते हैं, विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जहाज में कप्तान का। प्रोफेसर रायबर्न के अकॉर्डिंग दूसरी परिभाषा, विद्यालय जीवन में कोई भी ऐसी शाखा नहीं है जो प्रधानाध्यापक के ध्यान से बच सके। वह छात्रों को बनाने में या न बनाने में योगदान देता है। एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक को अनेक क्रियाओं का पर्यवेक्षण करना होता है, जैसे कक्षा शिक्षण कार्य का पर्यवेक्षण। कक्षा में जो शिक्षण कार्य है वो सही दिशा में चल रहा है या नहीं, उसका पर्यवेक्षण करना। जो गलतियां हो रही हैं, टीचर्स को क्या कौन कौन सी समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, बच्चों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कौन सी सामग्री उपलब्ध है, क्या नहीं है, इन सब चीजों का निरीक्षण करना प्रधानाध्यापक का काम है। पाठ्यक्रम विकास और प्रगति का पर्यवेक्षण, विद्यालय पाठ्यक्रम का आवश्यकता के अनुसार निरंतर पुनरीक्षण होना चाहिए। प्रधानाध्यापक को ये ध्यान रखना चाहिए और नवीन प्रयोगों को स्वीकार करना चाहिए। जो नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नए नए मेथड्स अपनाए जा रहे हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए। प्रधानाध्यापक को ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे कार्य प्रभावशीलता में वृद्धि हो सके। पाठ्यक्रम विकास और प्रगति का पर्यवेक्षण भी करना चाहिए। प्रधानाध्यापक को छात्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का पर्यवेक्षण करना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि सभी पाठ्य सहगामी क्रियाएं निरंतर हो रही हैं या नहीं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विभाजन शिक्षक की रुचि और क्षमता को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। हॉस्टल एवं पुस्तकालय का पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए। प्रधानाध्यापक को हॉस्टल और पुस्तकालय का भी पर्यवेक्षण करना चाहिए। हॉस्टल में प्रयत्न करना चाहिए कि घर जैसा वातावरण बच्चों को मिल सके, अच्छा भोजन मिल सके, सब एक साथ मिल करके रहें। स्वयं भी खाना खा करके देखना चाहिए प्रधानाध्यापक को कि खाना कैसा बन रहा है। और किचन, जहाँ खाना बनाया जाता है, जहाँ बच्चे खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ बैठ करके खाना खाते हैं, उसका भी निरीक्षण करना चाहिए, साफ सफाई है कि नहीं है। वित्तीय व्यवस्था और कार्यालय का पर्यवेक्षण, वित्तीय व्यवस्था का मतलब कितना पैसा आ रहा है, कितना कहाँ खर्च हो रहा है, फीस कितनी जमा हो रही है ना, इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, इनका निरीक्षण करना चाहिए। ये सब प्रधानाध्यापक के क्या है, कार्य हैं। वो पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पे अपनी भूमिका निभाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका है। प्रशासक के रूप में देखिए, संसार में गिने चुने ही व्यक्ति हैं जिनके उत्तरदायित्व और कार्य प्राचार्य से अधिक हों। ये कथन सत्य है। राष्ट्र का निर्माण ना तो विधानसभा और संसद, ना ही किसी कारखाने और उद्योग में होता है। जबकि राष्ट्र के भाग्य और राष्ट्र का निर्माण विद्यालय की कक्षा में ही होता है। कि राष्ट्र का निर्माण ना तो विधानसभा, ना संसद, ना किसी कारखाने में होता है। राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र के भाग्य और राष्ट्र का निर्माण विद्यालय की कक्षा में ही होता है। भावी समाज का निर्माण
विद्यालय में होता है, जबकि समाज और राष्ट्र प्राचार्य के उत्तरदायित्व कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यह स्वाभाविक है कि प्राचार्य अपने कार्यों से राष्ट्र का निर्माण करता है। प्राचार्य का प्रथम कर्तव्य शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, समाज और राष्ट्र द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों को प्राप्त करना है, आदर्शों का अनुसरण करना है और मानकों का अनुपालन करना है, जिससे अपेक्षित समाज को तैयार कर सकें। प्राचार्य विद्यालय की शिक्षा का नेतृत्व भी प्रदान करता है। प्राचार्य निम्नलिखित कार्यों को करके अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है, जैसे नियोजन कार्य हो गए, प्रशासनिक कार्य हो गए, व्यवस्था कार्य होगा, पर्यवेक्षण और निर्देशन कार्य हो गए, मूल्यांकन या नियंत्रण कार्य हो गए। ये 5 कार्य हैं किसके? प्रधानाचार्य के, प्राचार्य के। ठीक है, इनको करके वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और कल मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं आपको 40 क्वेश्चन और करा दूं। कितने? 40, 20 ही हो गए। कल हम 2 क्लासेज अपलोड करेंगे 20-20 क्वेश्चन की, 40 क्वेश्चन और करा देंगे। तो 40 और 20 60 प्लस 40 पहले करा चुके हैं, पूरे 100 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आपकी हमने जो मैराथन कराई है पेपर 1 की, वो हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिए और जो कुछ 1-2 दिन में और कराने वाले हैं इतना कर लेंगे, एनफ रहेगा आपके कंटेंट। ठीक है, देखिए अध्यापक मूल्यांकन पर टिप्पणी लिखनी है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसके 3 ध्रुवों में शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम शामिल हैं। शिक्षक तथा छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सजीव ध्रुव माने जाते हैं। शिक्षण के समय यदि शिक्षक अधिक सजीव और सक्रिय रहे तो वह छात्रों को भी सक्रिय और उत्साही बना सकता है। छात्रों के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव शिक्षक का ही पड़ता है। शिक्षक को अपना आदर्श मानते हैं, उसके पहनावे को, उसकी आदतों को, उसके बोलने चालने के ढंग को बच्चा कॉपी भी करता है, अनुकरण करता है। कुशल एवं प्रभावशाली शिक्षक अपनी क्षमताओं, योग्यताओं और गुणों के कारण छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकते हैं। शिक्षक मूल्यांकन की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार हमें पूर्ण विश्वास है कि इस अपेक्षित शिक्षा पुनर्निर्माण में अध्यापक का स्थान उसके व्यक्तित्व, व्यक्तिगत गुण, शैक्षिक योग्यता और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर निर्भर है। विद्यालय की प्रसिद्धि और समाज पर इसका प्रभाव कार्य करने वाले अध्यापकों पर ही निर्भर करता है। शिक्षण को 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक व्यवसाय के रूप में, दूसरा कक्षा के अंतर्गत शाब्दिक और अशाब्दिक अंतःक्रिया के रूप में। प्यारे दोस्तों, ये हमारे आज के 20 क्वेश्चंस थे। नोट्स अगर आपने अभी तक ना लिए हो तो ये नंबर है, फटाफट मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कुछ आपको फीस पे करनी होती है, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं। और जो भी सिलेबस अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज कंटेंट है प्लस प्रीवियस ईयर प्लस ये सारे क्वेश्चंस आपको पेड नोट्स में मिल जाते हैं। तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी और क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।